Hello, my dear students. Hope you are doing well. In this class, we will do an ATP, an alternate to practical. ठीक है. Now, what is ATP? ATP is your paper 4. आप O levels के students एक practical exam के लिए lab में नहीं जाते. Rather, you have to solve a situation which is represented in this paper. So, this is alternate to practical. ठीक है. इसमें कई practical scenarios आएंगे जिसको हमने solve करना होगा. हमने उसकी कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे और ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने होंगे. फॉर दैट यू मस्ट हैव योर प्रोटेक्टर्स, योर रूलर्स, योर स्टेशनरी. आपके पास इवन कंपस भी होना चाहिए टू ड्रॉ सर्कल्स. जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में गाइड करता जाऊंगा. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. वी आर डूइंग द लेटेस्ट पेपर विच इज May June 2024 वेरिएंट 4-2. ये लेटेस्ट अवेलेबल पेपर है तो मैंने आपके लिए ये सिलेक्ट किया है. ठीक है. स्ट्रेट वे आपके सामने जो क्वेश्चन आया दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. याद रहे कि इस पेपर के 40 मार्क्स हैं और द टोटल अवेलेबल टाइम इज़ 1 hour. एक लेंथी पेपर है. आपने शुरू से एक पेस मेंटेन करनी है ताकि आप इसको विद इन टाइम मैनेज कर पाएँ. राइट. सो लेट्स डू इट टुगेदर. In question number 1, he is saying that a student investigates the resistance of diode when different currents flow through it. डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है. एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने को अलाउ करता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देता है. राइट. सो अ स्टूडेंट सेट्स अप apparatus as shown in figure 1.1. The student connects the voltmeter into the circuit to measure the potential difference across diode. अच्छा, on figure 1.1 draw the symbol for the voltmeter connected to measure the potential difference across the diode. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने डायोड के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो वोल्टमीटर भी डायोड के पैरेलल कनेक्ट होगा. ठीक है. आपने जितनी भी डायग्राम्स हैं पेंसिल से ड्रॉ करनी है और जितने भी ग्राफ्स हैं वो आपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं. सो वोल्टमीटर का आपको सिंबल पता होना चाहिए. एक सर्कल में आप V लिखते हो और आपने इसको बाकी सर्किट के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है. आपने इसको सिर्फ और सिर्फ डायोड के पैरेलल कनेक्ट करना है और कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है उसको इंक्लूड नहीं करना. सो सिंपली दिस इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डायोड. अब आपको कैसे याद रहेगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के सिंबल याद रखने हैं. फॉर दैट यू विल गो टू योर सिलेबस और सिलेबस के लास्ट में करके एक पेज है जहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए उनके सिंबल्स ड्रॉ हुए हैं. आप उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. अब इसमें ये जंक्शन है तो आप चाहें तो इस जंक्शन को बोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस. राइट. सो हमने 1 मार्क के लिए पेंसिल और रूलर से वोल्टमीटर जो है वो ड्रॉ कर दिया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अ स्टूडेंट यूजेस connecting lead to connect the terminals X and Y together, closes the switch, records voltmeter and records ammeter reading, opens the switch and remove the connecting leads. Record the reading shown in figure 1.2 in the top row of table 1.1. So बच्चों फर्स्ट वाला मीटर जो है वो वोल्ट मीटर है. कैसे पता चल रहा है कि ये वोल्ट मीटर है? आपको इस सिंबल से पता चल रहा है कि V मतलब वोल्ट मीटर एंड A इज फॉर एम्पेयर्स. ठीक है. एम्पेयर इज यूनिट ऑफ करंट. सो जो सेकंड मीटर है दैट इज एमीटर. तो ज़रा गौर से देखिए आपके पास क्या रीडिंग आ रही है. दिस रीडिंग इज 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. तो ये रीडिंग जो है 0.8 से थोड़ी सी ज़्यादा है. ठीक है. 0.8 से कितनी ज़्यादा है? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.82 वोल्ट्स है. लेट्स रीड द एमीटर रीडिंग. दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. सो इट इज राइट इन द मिड ऑफ 0.3 एंड 0.4. सो दिस वैल्यू विल बी 0.35. लेकिन आपने ये वाली वैल्यूज यहां पर नहीं लिखनी. यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज इन द टेबल 1.1. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर रीडिंग इज 0.82. ठीक है. और आपके पास जो एमीटर रीडिंग आई है दैट इज
0.35. 0.35. In next part, he is asking you to calculate the resistance R of the diode using the equation R equals V over I. अच्छा बच्चों, अगर आपको ये इक्वेशन ना भी गिवन होती, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर थ्योरी आपको पता होना चाहिए दैट वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. इसमें से सिंपली आप किसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेंगे? रेजिस्टेंस को. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली वोल्टेज और करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है. फॉर एग्जांपल, फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है. सो वोल्टेज इज 0.82 डिवाइडेड बाय 0.35. आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 2.3. रेजिस्टेंस इज 2.3 ओम्स. ठीक है, यूनिट साथ नहीं लिखना बिकॉज यूनिट ऊपर कॉलम हेडिंग में ऑलरेडी रिटन है. ओके, नेक्स्ट एमीटर रीडिंग मिसिंग है. तो एमीटर रीडिंग किसकी इक्वल होगी? आउट ऑफ दिस इक्वेशन करंट इज इक्वल टू V ओवर R. ठीक है, वोल्टेज इज 0.81 एंड रेजिस्टेंस इज 3.7. करंट इज 0.218. बिकॉज यहाँ पर सारी रीडिंग्स 2 डेसिमल प्लेस हैं तो आप लिखेंगे 0.22. एक रीडिंग रह गई है, दैट इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. सो वोल्टेज इज 0.81 एंड करंट इज 0.19. द लास्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 4.26 है. 1 डेसिमल प्लेस में दिस वैल्यू विल बी 4.3. अब आप जरा देखें, डाउन द कॉलम करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है. इस डायरेक्शन में करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये है फॉर द डायोड करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, कंप्लीट फिगर 8.1 1.1 आपने कंप्लीट कर लिया है. एज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स X एंड Y इज चेंज्ड, the current in the circuit also changes. Examine the result shown in figure 1.1. Describe how the change in current affects the voltage across a diode. अच्छा बच्चों, आप देख रहे हो कि जब करंट चेंज हो रहा है, the maximum value of current is 0.35, the minimum value of current is 0.19. ठीक है, इस सारे चेंज इन करंट से जो वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर है, अक्रॉस द डायोड है, वो अनअफेक्टेड है. मोर और लेस चेंज नहीं हो रही. अब 0.01 का चेंज है, प्रैक्टिकली हम इसको कोई सिग्निफिकेंट चेंज कंसिडर नहीं करते. तो आप लोग लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस डायोड. ठीक है, आप लिखें नो सिग्निफिकेंट चेंज, नो सिग्निफिकेंट change in voltage across किस कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो? डायोड, अक्रॉस अ डायोड, राइट. रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जनाब हमने यहां से देखा कि जैसे जैसे करंट रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. तो आप लिखेंगे as current increases, as current decreases लिख ले आप because down the road current decrease हो रहा है. as current reduces, resistance of the diode increases, right. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट F करें और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाएगा. अ स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट यूजिंग द डायग्राम शोन इन फिगर 1.1. अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट द कनेक्टिंग लीड इज कनेक्टेड अक्रॉस X एंड Y. ठीक है, जब X और Y में कनेक्टिंग लीड हो जाएगी सो देयर विल बी नो रेजिस्टर. ठीक है, एंड स्विच इज क्लोज. एमीटर डज नॉट गिव एनी रीडिंग. तो इसका मतलब ये है
कि आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. सजेस्ट द एरर दैट द स्टूडेंट हैज़ मेड वाइल असेंबलिंग द सर्किट. मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायोड एक डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता. इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शन में उसकी रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होती है. ठीक है. सो बेसिकली उसने क्या फॉल्ट किया है, जो डायोड है उसको रिवर्स कनेक्ट कर दिया है. ठीक है. तो आप लिखें द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, द टर्मिनल्स ऑफ डायोड are reversed during the connection. जब कनेक्शन हो रहा है उस वक्त डायोड के टर्मिनल जो हैं वो रिवर्स हो चुके. राइट. ओके बच्चों, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन और हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं. ठीक है. ध्यान से करना है और आप खुद भी साथ साथ नोटबुक रख के उसके ऊपर भी सॉल्व करें. या ऐसा भी कर सकते हैं कि पेपर प्रिंट कर ले, या आपके पास अगर टॉपिकल में पेपर है तो उसके ऊपर साथ साथ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आपको पहले खुद करना चाहिए और फिर मेरे सोल्यूशन के साथ आपने आंसर को मैच करना है. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर इन द टेस्ट ट्यूब अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अब देखते हैं कि वो क्या डिफरेंट कंडीशंस हैं. अ स्टूडेंट अरेंजेस अ टेस्ट ट्यूब एज शोन इन फिगर 2.1. डेफिनेटली जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्योंकि लो होता है तो हीट डिसिपेट होगी, जिसकी वजह से वाटर विल ग्रेजुअली कूल डाउन. ठीक है. ही पोर्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर इन द बीकर, पोर्स हॉट वाटर इन द टेस्ट ट्यूब अंटिल इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3 फुल. ठीक है. टेस्ट ट्यूब 1/3 तक फुल कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली. ही लोअर्स द टेस्ट ट्यूब इनटू अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर. अच्छा, वो कोल्ड वाटर में पोर्टन करने से इसको जो है वो कूलिंग स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लो होता है. सो डेफिनेटली हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट वाटर इनसाइड टेस्ट ट्यूब टुवर्ड्स द कोल्ड वाटर इन द बीकर. ठीक है. until level of hot water in the test tube below the level of cold water in the beaker as shown in figure 2.2. ठीक है, समझ आ गई है कि सारा का सारा जो हॉट वाटर है वो immersed inside the cold water है. ठीक है. Waits for approximately 30 seconds before measuring the temperature and starting the stopwatch so that thermal equilibrium is achieved, right? A student measures the temperature theta of hot water in the test tube. The temperature reading is shown in figure 2.3. Read the thermometer and record the temperature in table 2.1 at time t is equal to 0. तो बच्चे अगर आप ये देखेंगे तो this temperature is 70, so this is 71, 72 and 73. Each small division, each small calibration is representing temperature of 1 degree Celsius. So this temperature is 73 degree Celsius. Okay. 73 degree Celsius. अब यहाँ पर यूनिट्स भी नहीं लिखे, हम देखते हैं कि यूनिट्स लिखने का आगे कह रहे हैं, अदरवाइज हम खुद लिख देंगे यूनिट्स. अब जरा ध्यान से देखें. अ स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर थीटा ऑफ हॉट वाटर every 30 seconds for further 180 seconds, right? The readings are shown in figure 2.1. Complete the column headings by adding appropriate units. देखा, ये column headings के साथ units नहीं है. अच्छा, याद रहे कि ये slash division को represent नहीं कर रही, rather this slash is used to differentiate between quantity and its unit. For example, आप ऐसे लिखते हो mass slash grams. सो स्लैश से पहले क्वांटिटी आती है और उसके बाद उसका यूनिट आता है, राइट? सो कितने टाइम के बाद कर रहे हैं? 30 सेकेंड्स के बाद. तो एस आई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स, यू विल राइट सेकेंड्स. आपने SEC नहीं लिखना, सेक बन जाएगा. सेक इज नॉट द एस आई यूनिट, द सिंबल इज सिंपली स्मॉल एस. ओके. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस लिखे और यहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस लिखेंगे. आगे देखें. कंप्लीट द टाइम कॉलम. So he is measuring temperature after every 30 seconds. So time will increase by 30 seconds. So this will be 30, 60, 90, 120, 150 and 180 seconds. अब जरा देखें, लास्ट रीडिंग इज 180. आपकी ये वाली रीडिंग जो है इस वाली रीडिंग के साथ जस्टिफाइड है. डिस्क्राइब इन डिटेल one precaution
that a student must take to make sure that temperature measurements are as accurate as possible. तो आपने इसमें लिखना है कि avoid parallax error. ठीक है, तो आप लिखेंगे position the eyes perpendicular to the scale to avoid parallax error. आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपका बल्ब है वो फुली इमर्स्ड होना चाहिए इनसाइड वाटर. अच्छा, आप देखिए फिजिकली हो क्या रहा है. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर वाज 75 and the final temperature after 180 seconds is 52. So let's find out कि किस amount से जो temperature drop हुआ है. 75 minus 52 is 23. So temperature is dropped by 23 degrees Celsius, right? A student repeats the procedure in A and B but with 200 centimeter cube of warm water instead of cold water. तो अगर जनाब वो वार्म वाटर यूज़ करेगा तो टेम्परेचर ड्रॉप जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इस केस में टेम्परेचर ड्रॉप विल बी कंपैरेटिवली मच लेस, बिकॉज जब सराउंडिंग का टेम्परेचर रेज कर दोगे तो वाटर ग्रेजुअली हीट लूज करेगा. अ स्टूडेंट रीडिंग्स विद वार्म वाटर आर शोन इन फिगर 2.1. ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट रीडिंग्स फॉर द वार्म वाटर रिकॉर्डेड इन फिगर 2.1 इज एनोमलस. ठीक है, तो हम फिगर 2.1 को देखते हैं. अच्छा, फिगर 2.1 जो ऊपर वाला फिगर है दैट इज फिगर 2.1. वन ऑफ द रीडिंग इज एनोमलस. अच्छा, यहां पर देखें फर्स्ट केस में टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 73 टू 34. जब आपने कौन सा वाटर यूज किया? जब आपने कोल्ड वाटर यूज किया. तो जब कोल्ड वाटर यूज किया 73 minus 34 is 39. So temperature is dropped by, change in temperature is 39 degrees Celsius. और जब आपने warm water यूज किया 75 minus 52, the temperature drop is significantly less, which is 23 degrees Celsius. That is 23 degrees Celsius. अच्छा, अब आपने anomalous reading find out करनी है. तो 75 से 68 समझ आती है, 68 से 63, 58, 55 और उसके बाद 35. दिस सीम्स टू बी द अनोमलस रीडिंग, बिकॉज यहाँ पर जो रीडिंग होनी चाहिए दैट शुड बी समवेयर बिटवीन 55 एंड 52. ठीक है, सो दिस इज अनोमलस रीडिंग. तो आपने पॉइंट आउट कर ली है. दिस रीडिंग इज 35 कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट टाइम? अनोमलस रीडिंग इज 35 degrees Celsius at time is equal to, ठीक है, explanation. This value is much smaller than the final temperature of water. The final temperature of water. Right? Use the temperature reading in figure 2.1 to calculate the temperature decrease for the hot water in the test tube for 180 seconds in both the beaker of cold water and the beaker of warm water. ये temperature changes हमने पहले से find out कर ली हैं. ठीक है, cold water में temperature ज़्यादा drop करेगा because ज़्यादा heat lose होगी. That temperature drop is 39 degrees Celsius और warm water में temperature drop is 23 डिग्री सेल्सियस. सो यहां पर आप लिखेंगे 39, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. ठीक है, और 23 डिग्री सेल्सियस. राइट, ओके. यूज योर आंसर्स इन D2 टू डिसाइड हाउ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर अफेक्ट्स द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर. ठीक है, तो आप लिखेंगे when the temperature of water
in beaker is higher, when the temperature of water in beaker is higher, the rate of cooling decreases. The rate of cooling decreases. Definitely because हॉट वाटर में और आउटसाइड वाले वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो कूलिंग जल्दी होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कूलिंग स्लो डाउन हो जाएगी. सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन ए एंड बी दैट अलाउज मोर वैलिड कंपैरिजन मेड बिटवीन द टू रेट्स ऑफ कूलिंग. अच्छा बच्चों, अगर आप टेबल पे देखें तो यहाँ से आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है. मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों वाटर्स के इनिशियल टेम्परेचर्स सेम नहीं हैं. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट वैलिडेशन तो है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ कूलिंग, लेकिन अगर इनिशियल टेम्परेचर सेम होते तो हम एक बेहतर एनालिसिस कर सकते थे. तो आप लोग लिखेंगे द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर मस्ट बी कॉन्स्टेंट. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर must be constant, right? And this scores you how many marks? 10 marks. Let's move on to the next one. So you have this question number 3, right? A student investigates the balancing of the meter rule. So this question is related to moment of forces. Now, clockwise movement balances out anti-clockwise movement. Whenever this ruler is in horizontal position, or you can say it is in equilibrium, has a load of mass capital M fixed to it at 5 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, तो आपने एक फिक्स लोड लगा दिया हुआ है. इसकी जो वैल्यू है आपको नज़र आ रही है कि आपने इस रूलर के 5 सेंटीमीटर मार्क पर इसको मार्क किया है. प्लेसेस अनदर लोड ऑफ 50 ग्राम्स. ठीक है, एक अननोन लोड है m ग्राम्स का है और एक 50 ग्राम्स का लोड है. ही प्लेसेस a 50 grams load onto the ruler. Okay, until the ruler is as close to balance possible as shown in figure 3.1. ठीक है, फिक्स लोड ऑफ मास m किस साइड पर है बच्चों? आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर. और जो आपके पास मूवेबल मास m है जिसका मास है 50 ग्राम्स, वो किस साइड पर है? That is placed on right side. और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बिटवीन द सेंट्रल मार्क इज डिस्टेंस d. ठीक है, फिगर 3.2 shows the position of the 50 gram mass when the ruler is balanced. ठीक है, take the readings from the ruler and use them to determine the position of the center of 50 gram. बच्चों आपने ये सेंट्रल पॉइंट पे, बिकॉज वेट ऑलवेज एक्ट राइट एट द सेंट्रल पॉइंट, तो आपने एग्जाम में क्या करना है कि अपने रूलर को इस तरह से अलाइन करना है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग पहले फाइंड आउट कर लो. तो यहाँ से जो आपके पास मैक्सिमम रीडिंग ऑफ लेंथ आ रही है, दिस मैक्सिमम रीडिंग इज 95.9, और जो आपके पास जनाब मिनिमम रीडिंग आ रही है वो ये है. दिस मिनिमम रीडिंग इज 93.12345. 93.5. तो अगर आपने सेंट्रल रीडिंग मार्क करनी है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू रीडिंग्स. अगर आपने ये सेंट्रल रीडिंग फाइंड करनी है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू रीडिंग्स. तो आप फाइंड आउट करेंगे दिस पोजिशन इज इक्वल टू 93.5 प्लस 95.9 डिवाइडेड बाय 2. 93.5 plus 95.9 divided by 2, and this answer is 94.7. 94.7 centimeters. अगर यूनिट ना लिखे होते, यूनिट आपने खुद लिखना था, राइट? कैलकुलेट द डिस्टेंस d from the center of 50 gram mass to the 50 centimeter mark on the ruler. Record your answer in figure 3.1. तो बच्चों अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस d इज फ्रॉम दिस मार्क इज 94.7 और दिस मार्क इज 50. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे
D is equal to 94.7 minus 50.0. This value is 44.7. 44.7 centimeters. Once again, units are already mentioned. Calculate the value of 1000 divided by D. ठीक है, तो आप लिखेंगे जनाब 1000 divided by D is equal to 1000 divided by 44.7, and this answer is coming out to be 1000 divided by 44.7 is 22.4. 22.4 सेंटीमीटर. 1/, सेंटीमीटर, आप इसको ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर -1, तो ये 22.4 आ जाएगा. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू बैलेंस द रूलर एग्जैक्टली. डिस्क्राइब अ टेक्निक that the student uses to make sure that D is measured accurately as possible. तो बच्चों क्या करेंगे, आप रूलर मैस को आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे until the ruler appears to tilt to fall at the other side. ठीक है, तो आप लिखें increase distance D, increase distance D ग्रेजुअली. ये ग्रेजुअली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, until the ruler is seen, until the ruler is seen to tilt in the other direction. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पहले ऐसे था, आपने इतना इंक्रीज करना है कि ये अब दूसरी साइड पर टॉपल करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट देखें. 1/D की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी फॉर द डिस्टेंस, आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है. सो जो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आई थी, दैट वैल्यू वाज 44.7, and the corresponding value of 1000 divided by D was 22.4. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 22.4 सेंटीमीटर -1, 22.4. ठीक है. सो आपके पास जनाब ये टेबल आ गया है, तो शायद इस टेबल से रिलेटेड आपने कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने हैं. आप इस टेबल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. मैंने भी इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया है. ठीक है. ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड इन फिगर 3.3 on the page 13, plot a graph of m along y-axis. So m आपका वेरी कर रहा है 50 all the way up to 100. ठीक है, against 1000 divided by D along x-axis. So आपका 1000 divided by D जो वेरी कर रहा है, that is varying from 22.4 all the way up to 45. Right? Okay. कैलकुलेट द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट बाद में फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आप देखें कि आपने ग्राफ को प्लॉट करना है यहाँ पर. ठीक है. सो द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज mass in grams. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा m in grams और इसकी वैल्यू वेरी हो रही है 50 से 100 तक. तो मैं अगर स्टार्टिंग वैल्यू को 50 ले लेता हूँ और 2 ब्लॉक्स का इंक्रीज करता जाता हूँ, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 60, 70, 80, 90 और 100. अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो 110 एक्स्ट्रा स्केल तो आप लिख सकते हो. राइट. सिमिलरली द क्वांटिटी दैट यू हैव टू प्लॉट अलोंग एक्स एक्सिस इज 1000 डिवाइडेड बाय टी. तो देखिए आप एक्स एक्सिस को लेबल कैसे करेंगे. आप एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय डी और इसका यूनिट क्या आप लिखेंगे 1/सेंटीमीटर. याद रहे ये वाली जो स्लैश है ये डिफरेंशिएट कर रही है बिटवीन क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज वेरिंग फ्रॉम 22 ऑल द वे अप टू 45. ठीक है. सो मैं अगर 20 से स्टार्ट करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं 20. नेक्स्ट वैल्यू विल बी 45 तक जाना है ना, तो 5 की गैप से लिख देते हैं
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। आपको ग्राफ को जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वैल्यूज़ मैंशनड है बस वहीं से स्टार्ट करना है। सो जो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 22.4 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने वैल्यू वाई एक्सिस पर प्लॉट करनी है दैट इज 50। ठीक है, सो 22.4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल प्लेस अ डॉट ऑन 50। सो 22.4 और 50 पे आपने डॉट लगाया है और आई विल सजेस्ट कि आप अपने पॉइंट्स को स्मॉल सर्कल भी लगाते जाए, आपके पॉइंट सारे हाईलाइट होते जाएंगे। नेक्स्ट इज 26.5 along 60. So 26.5 along with 60 आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्लेस होगा। आप इस पॉइंट को भी सर्कल कर लीजिए और ये सारा काम आपने एग्जाम में पेंसिल से करना है। 31 के कॉरेस्पॉन्डिंग 70, राइट। 35.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 80, 35.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 80 पे पॉइंट लगाएं, सर्कल करते जाएं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एट 39.5। 39.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू इज 90। (39.5) कॉरेस्पॉन्डिंग द वैल्यू इज 90। ठीक है, यहां पर आएगा। ओके, द लास्ट पॉइंट 45 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 100। 45 की कॉरेस्पॉन्डिंग द वैल्यू इज 100। तो सारे के सारे पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि आपने ग्राफ पर प्लेस कर दिए हैं। अब बाकी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज दैट यू आर यूजिंग। अब हम ये भी देखेंगे कि हम ग्राफ पर कैसे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू पिक अ रूलर टू ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, ऑन एवरेज जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करेंगे उतने ही पॉइंट्स लाइन के नीचे लाई करने जा रहे हैं। सो दिस इज माय बेस्ट फिट लाइन। आपने बच्चों बेस्ट फिट लाइन यूज करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए रूलर का यूज जरूर करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। द वन पॉइंट आई एम इंक्लूडिंग इज दिस वन। ये सारा काम बच्चों पेंसिल से करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, और अभी आपको देखने में आसान लग रहा होगा, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगा, ये सारा काम आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बगैर नहीं जाना, सिर्फ देखने से एटीपी नहीं आता, प्रैक्टिस करने से आता है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट और मैं ये दो पॉइंट्स यूज करूंगा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। सो जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज 25, 26 एंड 26.5 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 40 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 80 है, ये बनेगा 89.5। 89.5 आप इसको कहते हैं कि आप क्लियरली शो कर रहे हो कि आप कौन कौन से दो पॉइंट्स यूज कर रहे हो। सो वन इज 26.5 विथ 60, 26.5 along with 60 और जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है जनाब वो है 40 एंड 89.5, राइट। 40 एंड 89.5। ठीक है, अब उसने कहा है कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल योर वर्किंग करेक्टली। आपने पॉइंट्स भी ग्राफ पे इंडिकेट किए हैं तो फिर फॉर्मूला भी लिखिए। जब वो आपको एम्फेसिस कर रहा है सारी वर्किंग दिखाने का, यू विल राइट द फॉर्मूला विच इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 89.5 minus 60 divided by 40 minus 26.5. Substitute the values in your calculators. 89.5 minus 60
divided by 40 minus 26.5. The gradient is 2.185. मैं 3 significant figure में लिखूंगा 2.19. 2.19. ठीक है. Mass capital M of the load fixed to the ruler can be determined by using the equation M equals 22.2 multiplied by G. Use your value of G from D1 जो कि आपका previous part है बच्चों. ठीक है. To calculate mass M of the fixed load. तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे mass M is equal to 22.2 multiplied by G. 22.2 multiplied by gradient is 2.19. So 22.2 multiplied by 2.19, answer is 48.6. 48.6 grams. 48.6 grams. Suggest why this method of determining the value of M of the fixed load is unsuitable if movable load M has mass 40. तो बच्चों अगर आप 40 का मैथ यूज़ कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि इसके लिए वाला मेथड अनसूटेबल क्यों है. तो आप देखें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी जो है वो कहाँ तक जा रही है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी जो जा रही है वो जा रही है 44 तक. हो सकता है कि लेसर मैथ्स के लिए आप 40 को बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर मार्क प्लेस करना पड़े, लेकिन बियॉन्ड 50 जो है वो आप रूलर के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते. तो आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी कैन बी 50. तो आप लिखेंगे डी कैन एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 50 सेंटीमीटर्स. आप बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर्स मैथ्स को प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज लिमिट है ना. हाफ वे से मीटर रूल का डिस्टेंस कितना होगा एच तक? हाफ ऑफ अ मीटर विच इज 50 सेंटीमीटर्स. तो आप 50 सेंटीमीटर से बियॉन्ड इस डिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते. राइट. ओके, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन में आपने एक सिनेरियो को इस तरह से डील करना होता है कि आपने खुद से एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करना होता है, खुद से एक्स्ट्रा इक्विपमेंट सजेस्ट करना होता है. एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेंस. तो ज़रा ध्यान से स्टार्ट करते हैं. अ स्टूडेंट हैज़ कन्वर्जिंग लेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस एंड नीड्स टू डिटरमिन द फोकल लेंथ. अच्छा बच्चों, जनरली आपको ये पता है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है. अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तो सारी की सारी लाइट जो है एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करती है. दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट. और ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सो बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड फोकल लेंथ. याद रखना, फोकल पॉइंट पर जब भी इमेज बनता है तो वो एक शार्प इमेज बनता है. ठीक है. प्लान एन एक्सपेरिमेंट दैट विल एनेबल अ स्टूडेंट to measure an accurate value for the focal length f of the lens. The focal length f of the lens can be calculated using the formula f equals uv divided by u plus v, where u is, आपको पता है वैसे जब आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है कि u is the distance of object from the lens and v is the distance of image from the lens. ठीक है. अब देखते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल सेटअप है. फिगर 4.1 shows some of the apparatus available. You have a card, you have a lamp connected to a power supply. आपके पास लेंस होल्डर है और आपके पास कन्वर्जिंग लेंस एंड यू हैव अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड बेंच. ठीक है. द लैम्प इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई एंड कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ एज रिक्वायर्ड. तो बच्चों आपने इसको तभी स्विच ऑन करना है जब आपने इसका इमेज फॉर्म करना है. राइट. ओके. राइट एंड प्लान फॉर द एक्सपेरिमेंट. इन योर प्लान यू शुड गिव द लिस्ट ऑफ एडिशनल apparatus. सो इस केस में एक्स्ट्रा apparatus क्या चाहिए हो सकता है? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस मेजर करने के लिए आपके पास या तो मीटर रूल हो या मेजरिंग टेप हो. ठीक है. और आपने ऑब्जेक्ट के लिए किसको यूज़ करना है? आप ऑब्जेक्ट के लिए बल्ब को यूज़ कर ले और इमेज के लिए आप इसको यूज़ कर ले. आपके पास जो कार्ड है, इनफैक्ट आप इस कार्ड के ऊपर एक वाइट पेज भी लगा सकते हो विच कैन बी यूज्ड एज अ वाइट स्क्रीन, जिसके ऊपर आपका रियल इमेज फॉर्म होगा. ठीक है. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ योर अरेंजमेंट लेबलिंग
U and V. तो diagram बनाना is the part of the process. Explain briefly how to do the experiment. State the steps taken to obtain a sharp focused image. ठीक है. Explain how to use the reading to determine the value of focal length f. ठीक है. तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम स्केच करो. ठीक है. डायग्राम के लिए आप सबसे पहले बेंच ड्रॉ कर लें, जो आपके पास यहाँ पर बेंच आ जाएगा. रूलर से ड्रॉ करेंगे एग्जाम में भी. ठीक है. अब आप लेंस ड्रॉ कर ले. मैं यहाँ पर लेंस ड्रॉ करने का मेरे पास एक तरीका है जो कि आप एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे. अगर आप इंटेलिजेंटली इस मेथड को यूज़ करते हैं तो आप कंपास से ये काम अचीव कर सकते हो. ठीक है. अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ज़रा ध्यान करें. मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक और सर्कल ड्रॉ किया और इनकी कन्वर्ज करने से मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लेंस कर दी है. मैं एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सर्कल को इरेज करूँगा. वैसे एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो आप इसको ना कीजिएगा, आप एग्जाम में लेंस को फ्री हैंड ड्रॉ कर दीजिएगा. ठीक है. मैं बाकी का पार्ट जो है वो इरेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो बाकी चीज़ बचेगी दैट इज़ अ प्योर लेंस. ठीक है. तो ये मैंने सारा काम जो है लेंस को ड्रॉ करने के लिए एक छोटी सी एफर्ट की है. आप जब नोटबुक्स पे ड्रॉ करते हैं या अगर आप प्रोजेक्ट्स में ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लेंस को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आ गया जनाब आपका लेंस, और इसको आपने होल्ड करवाना है इन अ लेंस होल्डर. तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक लेंस होल्डर ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज अ लेंस होल्डर. ठीक है. अब हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है एक साइड पर ऑब्जेक्ट और एक साइड पर इमेज. सो ऑब्जेक्ट के लिए आप इस बल्ब को यूज कर सकते हो. ठीक है. सो बल्ब कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई, एक साइड पर आप बल्ब को यूज करें. ये आ गया बल्ब और ये आ गई इसकी पावर सप्लाई. मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ. और इसका शार्प इमेज कहाँ पर फॉर्म करेंगे. इस बल्ब का आप शार्प इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. ये आ गया आपका बल्ब, ये इसका मैंने फिलामेंट ड्रॉ कर दिया है. सो इट्स शार्प इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन अ कार्ड. आप कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर दें, उसके साथ आप वाइट पेपर माउंट कर दें उसके ऊपर. ठीक है. बेसिकली ये आपका वाइट पेपर आ गया और उसके बैकग्राउंड में शो कर देता हूँ कि आपने ये इसका होल्डर यूज़ किया. So basically your image will be formed at this white screen. Now your bulb is an object and your image will be formed on a screen, right? इस स्क्रीन के ऊपर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा. तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. आपने इस लेंस के सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं. तो आप उस डिस्टेंस को मार्क करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल. तो मैं यहाँ पर एक मीटर रूल ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है. दिस इज मीटर रूल, राइट. अब आपके पास मीटर रूल आ गया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. यू हैव टू मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. सो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस. दिस इज द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द पॉइंट वेयर अ शार्प इमेज विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. So the distance from the object till the center of lens, this distance is called object distance u. ठीक है. और the distance from the lens to the screen, this is called image distance, which is represented by symbol v. So this is object distance and this is image distance. आप यहाँ पर अपनी आईज की पोजीशन को भी शो कर सकते हो कि आप आईज को रूलर के साथ परपेंडिकुलर प्लेस करोगे टू अवॉइड विच एरर. पैरेलक्स एरर. ठीक है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ आई. आप इसको यहां से ड्रॉ कर सकते हो. अगर आपकी आई नहीं लग रही तो आप उसको साथ मेंशन कर दो कि दिस इज पोजीशन ऑफ आई. इसके बाद आप लोग लिखेंगे एडिशनल अपरेटस रिक्वायर्ड. सो द एडिशनल अपरेटस इज
एक हमने मीटर रूल यूज़ किया बच्चों, आप मेजरिंग टेप भी लिख सकते हो, और एक हमने वाइट पेज यूज़ किया, ठीक है। और यहां पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, set up the apparatus as shown in the figure above. Set up the apparatus as shown in the figure above. ठीक है। अब आपने बताना है कि शार्प इमेज कैसे जो होगा अचीव होगा, तो आपने लिखना है move the screen from lens या away from lens. कब तक मूव करनी है? until you have a sharp image on the screen. Until you have a sharp image of bulb which is an object on a screen. After this point you have to measure the corresponding distance u and v using a ruler. तो आप लिखें measure distance u and v using meter rule. अब आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि f का फॉर्मूला क्या है। f का फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला गिवन है u मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय u प्लस v, ठीक है। f is u मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय u प्लस v. So you will write use the formula given above to find the value of focal length f by substituting the values of u and v, राइट। सो बच्चों इस तरह से आपने इस पेपर को कंप्लीट करना है। और बात यह है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ये एक पेपर से नहीं आएगा, ये डिफरेंट पेपर से, डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सपीरियंस करने से और सॉल्व करने से आपको आ जाएगा। नाउ इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पेपर यू कैन लीव अ कमेंट, मैं वहां पर आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। सो डू जॉइन स्लेट क्लासेस. We are offering physical classes and online classes as well. We have YouTube videos for you for free. तो आप स्लेट के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। See you in the next video. अल्लाह हाफिज़.